स्टूडेंट्स। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। और आज के अपने वीडियो में पिछले वीडियो के आगे की चीज़ों को डील करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बेंजीन के नॉमेनक्लेचर और इसकी एरोमेटिसिटी वगैरह को डील किया था। अब उसके आगे चलते हैं और बेंजीन के प्रिपरेशन को पहले डील करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। आज के अपने वीडियो में बेंजीन को टोटली हम लोग डील कर लेंगे, यानी बेंजीन हम लोग पढ़ लेंगे। आज के वीडियो के लास्ट होते होते हम लोग बेंजीन को पढ़ लिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो कॉमर्शियल लेवल पे बेंजीन का प्रिपरेशन कोल टार से किया जाता है या फिर पेट्रोलियम से किया जाता है, नेफ्था से किया जाता है। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ लैब प्रिपरेशन की बात करेंगे। लार्ज स्केल प्रिपरेशन जो बेंजीन का है उसके लिए एकमात्र सोर्स है, सबसे बेटर सोर्स जो है वो कोल टार है और कोल टार से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो हम यहाँ पे डील करेंगे जनरली लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स। तो लेबोरेटरी मेथड्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन। एथाइन के पॉलीमराइजेशन और कैसा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एथाइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एथाइन पढ़ते समय हम लोगों ने ये देखा था कि जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है उसमें 3 एथाइन के मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो जब इसको हम बेंजीन के मॉलिक्यूल एथाइन के मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसको रेड हार्ट ट्यूब से, आयरन के ट्यूब से गुजारते हैं तो ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है इसका। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद हमको बेंजीन मिलता है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसका कैसे होता है इसको हम देखेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब इसको रेड हार्ट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं, रेड हार्ट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? मान लो यहाँ हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे ऐसे रखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे रख दिया हमने HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया हमने HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, पॉलीमराइजेशन होता है तो इसमें होता क्या है, इसका ट्रिपल बॉन्ड, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना देता है। इसका ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, सिंगल बॉन्ड, और इसका ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना देता है। मतलब जो हमारे 6 कार्बन हैं, जो हमारे 6 कार्बन हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो था वो टूट गया मान लो, और वो यहाँ से ट्रांसफर होके इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनाने का काम किया। फिर इनके बीच, इन दोनों के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया और आगे बढ़ के इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बनाने का काम किया। फिर इन दोनों के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया और इनके बीच सिंगल बॉन्ड बनाने का काम किया। सबके साथ H तो जुड़ा हुआ है, सबके साथ H तो जुड़ा हुआ है, सबके साथ H जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, बेंजीन बन गया हमारा। ये तो हमारा पहला मेथड रहा। कैसे? बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन।
एथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से हम लोगों ने बेंजीन को फॉर्म किया। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड जो हमारा है वो है बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट हमारा क्या होगा? सोडियम बेंजोएट होगा। हमने क्या लिया? बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट लिया COON। इसको जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम मतलब क्या? NaOH प्लस CaO, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। और ये बनाता क्या है हमारा? ये एक सोडियम है, ये एक सोडियम है। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, आप देखिए आपके समझ में आएगा। तो ये हमारा एक सोडियम है और ये एक सोडियम है, दो सोडियम हमारे पास है, ये एक और ये एक। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है। तो अब ये जब टूटता है तो कार्बोनेट देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बोनेट देता है। मतलब हमको मिलता क्या है? यहाँ पे हमारा बेंजीन मिल जाता है, यहाँ पे हमारा बेंजीन मिल जाता है, ये हमारा बेंजीन मिल गया और कार्बोनेट मिलता है सोडियम का, Na2CO3 का जो है हमको मिल गया। Na2CO3 कार्बोनेट मिल गया। जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो कार्बोनेट मिल गया। ये हुआ दूसरा मेथड बेंजीन के बनाने का। यहाँ बेंजीन हमको मिल गया, बेंजीन। अब अगले मेथड की तरफ चलें तो अगले मेथड में बड़ी ही आसानी से हम जब फेनॉल को जिंक के साथ हीट करते हैं तब भी हमको क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। कैसे? तीसरा मेथड है बाई रिडक्शन फेनॉल, बाई रिडक्शन ऑफ फेनॉल। इस तरह से भी हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेंजीन को, ये हमारा बेंजीन है, यानी फेनॉल लेते हैं, बेंजीन नहीं लेते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल है, इसको कहते हैं फेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5OH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका। इसको जब हम जिंक के साथ हीट करते हैं, तो जिंक इसको रिड्यूस करता है, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हमारा बेंजीन मिल जाता है। यहां हमको मिल गया बेंजीन और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन को लेके किनारे हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रिपेयरिंग मेथड को देखे। एक और प्रिपेयरिंग मेथड है, अगर हम जो है हेलो एरिन्स को यानी मान लो क्लोरोबेंजीन हुआ, ब्रोमोबेंजीन हुआ, इनको अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएं, मैग्नीशियम के साथ हीट करें, तो उसके बाद हमको मिलता है क्या? मैग्नीशियम जुड़ जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड एक साथ जुड़ के और एक इंटरमीडिएट बनाता है। फिर उसका रिएक्शन हम जो है आगे
आपके HCl से कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं, तो हमको बेंजीन प्राप्त होता है, हमको बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, प्रिपेयरिंग मेथड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो 3 मेथड्स हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम लोगों ने डील किया। अब हम बात करेंगे बेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन को। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले डील करेंगे, उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी डील किया जाएगा। तो बेंजीन जो है, नंबर 1 हम लिख सकते हैं क्या, बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। ये एक कलरलेस लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो 80.1 डिग्री सेल्सियस है, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 5.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड थिंग, अगर हम कहें इसके और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सोल्यूबिलिटी की बात करें अगर इसके, तो बेंजीन इज इमिसिबल इन वाटर में ये मिसिबल नहीं है, बट मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें मिसिबल है, लाइक एल्कोहल, ईथर्स, CCl4 एक्सेट्रा। ऐसे सॉल्वेंट में ये पूरी तरह से मिसिबल है, पूरी तरह से मिल जाता है। और ये खुद भी बेंजीन इज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये खुद भी एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये खुद भी एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, खुद भी ऑर्गेनिक थिंग्स को यानी कि नॉन पोलर थिंग्स को अपने अंदर घोलने की कैपेसिटी रखता है, उनको अपने अंदर घोल सकता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये जो है बेंजीन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका अपना एक गंध होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरोमा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोमा कहते हैं। तो इसका एक अपना गंध होता है जिसको हम एरोमा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को जाना। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, तो एरोमेटिसिटी वगैरह को जो है आपने देखा ही है। अब हम डील करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डील करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डील करेंगे, बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डील करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो बेंजीन की है, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, मेनली 3 टाइप के रिएक्शंस ये शो करता है, मेनली 3 टाइप के रिएक्शंस ये शो करता है। पहला रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप रिएक्शन हुआ एडिशन रिएक्शन, और थर्ड टाइप जो हुआ
ऑक्सीडेशन। ये तीन तरह के मेनली रिएक्शंस को शो करता है, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डील करेंगे, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझेंगे, और मोस्टली हमको बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखने को मिलता है। तो अगर हमको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है, इसके एडिशन को भी समझना है और ऑक्सीडेशन को भी समझना है, तो ये सारे रिएक्शंस तो लेसर दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे अधिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन तो बहुत ही लेस ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइड बनाता है, चलो वो सब बाद की बातें हैं। पहले हम डील करेंगे इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन आर मोस्ट यूजफुल फॉर योर सिलेबस। So we deal firstly electrophilic substitution reactions. First, electrophilic substitution reaction. चूंकि यहाँ पे आपने एरोमेटिसिटी में देखा कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरी तरह से डीलोकेलाइज्ड होते हैं। पिछले वीडियो में हमने उसको बताया था कि वो पूरी तरह से डीलोकेलाइज्ड होते हैं, और उनके वजह से, उन्हीं डीलोकेलाइज्ड के वजह से ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकेलाइज्ड हैं, प्रेजेंट हैं, उनके वजह से ही ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो ये जनरली कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस कैटालिटिक होते हैं, कुछ न कुछ कैटालिस्ट का यूज इनमें होता है। बिना कैटालिस्ट के ये रिएक्शंस जो है परफॉर्म नहीं होते हैं, तो इनके परफॉर्मिंग के लिए कैटालिस्ट का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, एक्चुअल में ये मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले होता क्या है कि अब मान लो हमारा जो जुड़ने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ने वाला है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा हुआ होगा, अकेले इलेक्ट्रोफाइल तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट स्टेप को पहले डील करें। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ जब कैटालिस्ट हम मिलाते हैं, कैटालिस्ट जब हम मिलाते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल किनारे हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल किनारे हो जाता है, और ये कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है। कैटालिस्ट जो है, ये कैटालिस्ट ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है। पहले स्टेप में ये प्रोग्राम होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो कैटालिस्ट हमने लिया है वो होता है। क्लियर है। तो कैटालिस्ट जो है न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ लेके चला जाता है, और जो हमारा रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट है, जिसमें ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता है। पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है, रिएक्शंस को समझना बड़ा ही आसान है, रिएक्शंस बताते हुए हम चले जाएंगे, उसका मैकेनिज्म आप लोग खुद करते हुए चले जाओगे। अगर ये सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए, उसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो रिएक्शंस बाद में, पहले मैकेनिज्म को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म को समझिए। तो यहां पे होता क्या है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन पे अटैक करता है, ये बेंजीन पे अटैक करता है, बेंजीन पे अटैक करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है
ये बेंजीन पे अटैक क्या करता है, क्यों करता है, ये अट्रैक्ट होता है इसके पाई इलेक्ट्रॉन से, ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है इससे ये अट्रैक्ट होता है और फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोनियम आयन बन जाता है ना। तो एक बेंजोनियम आयन बनता है। अब ये आयन कैसे बनता है, ये जो है यहाँ पे हमारा बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। अब यहाँ का ये डबल बॉन्ड टूट गया, यानी एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिर्फ बचा कौन सा रह गया, ये रह गया और ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, ये डबल बॉन्ड बचा रह गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कम है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ओपन करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, फिर ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड से यहाँ कार्बन से जुड़ा है, फाइनली ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है और सबके पास एक एक हाइड्रोजन। वैलेंसी को ध्यान देंगे तो ये स्टेप समझ में आएगा, वैलेंसी को ध्यान देंगे तो ये स्टेप समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों, इस डबल बॉन्ड की वजह से, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इसने अटैक किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इसने अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इसने अटैक किया। अब यहाँ खुद आके ये जुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ खुद आके जुड़ जाएगा, ये कार्बन हो गया, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ इसने अटैक किया डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहाँ का हाइड्रोजन इसके पास है ही है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ का टूटा नहीं, यहाँ का टूटा नहीं, टूटा यहाँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन 1 2 3 तीन ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो डबल बॉन्ड में इसकी साझेदारी का एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी साझेदारी का एक इलेक्ट्रॉन था, जो दूसरा बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया था। वहां पे क्या हुआ, ये बॉन्ड सीधा का सीधा इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये आयन बन गया। उम्मीद है अभी तक समझ में आया होगा, यहां तक स्टेप समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलोगे, अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इनको नोट करते हुए चलोगे और इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इनको हम इरेज करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, तो अब इरेज करना है। अब यहाँ पे हम पाते क्या हैं कि स्टेप 2 में हमने जो भी स्टेप 2 में हमने देखा था कि हमको मिला क्या था, एक आयन मिला था, एक आयन मिला था, यहाँ पे एक आयन मिला था जो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था। अब यहाँ हो क्या सकता है, इसके रेजोनेंस कितने हो सकते हैं, इसके रेजोनेंस कितने हो सकते हैं, तो हम देखते हैं और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है डीलोकेलाइज हो सकता है, डीलोकेलाइज होगा तो ये जो है यहाँ पे डीलोकेलाइज हो जाएगा, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये यहाँ पे डीलोकेलाइज हुआ तो यहाँ वाला यहाँ पे डीलोकेलाइज हो गया, यहाँ पे तो जो है इलेक्ट्रोफाइलिक जुड़ा ही है, हाइड्रोजन जुड़ा ही है। अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्यों, अब इस कार्बन की भी 2 एक्टिव और एक हाइड्रोजन के साथ 4 वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया।
एक और इसका जो है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल सकता है हमको, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल सकता है इसका, ध्यान से देखेंगे तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका मिल सकता है। होगा क्या, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर से शिफ्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल और एक प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ। तो इस तरह से अब हम इसको डीलोकलाइज अगर यहाँ करेंगे तो स्ट्रक्चर फिर ये वाला हो जाएगा, और अगर इसको हम डीलोकलाइज करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे डीलोकलाइज कर देते हैं तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यही तीन पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। क्यों sp3 दिख रहा है, इस कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ अपने चारों वैलेंसी के साथ, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी के साथ। तो यहाँ sp2 की जगह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको दिख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको दिख रहा है। अब पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, या कोई ये स्ट्रक्चर हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। जो एक्चुअल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो इन तीनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं, उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये डीलोकलाइजेशन चल के यहाँ पे रुक जा रहा है, जो डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे रुक जा रहा है, इस कार्बन के पास नहीं जा रहा है, इस कार्बन के पास जाके डीलोकलाइजेशन रुक जा रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, कुछ इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की है वो लूज हो गई, यानी इसने अपनी एरोमेटिसिटी को खो दिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर मिला, ये किसने क्या किया, लूज इट्स एरोमेटिसिटी, इसने अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया। किस वजह से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड होता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो 4n+2 के बराबर होता है। एक रिंग है तो 6 होना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 2 4 ही हो रहे हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हो रहे हैं। तो ये अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है, अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है। चलिए यहाँ तक आपके समझ में आए। अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेप की, अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेप की, थर्ड स्टेप। तो फाइनल स्टेप जो हमारा है, थर्ड स्टेप जो हमारा है, अब उसकी बात करेंगे। उसके बाद फटाफट हम रिएक्शंस को डील करेंगे। सबके साथ मैकेनिज्म वही होगा, सबका मैकेनिज्म वही होगा, सबका जो है जितना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है सब इसी बेस पे चलेगा। सबके पहले जो है कि पहले स्टेप में कैटालिस्ट आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनाएगा यानी आयन बनाएगा, और फिर फाइनल थर्ड स्टेप आएगा। तो अब थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम पाते हैं कि ये जो हमको इंटरमीडिएट मिला है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे। अब ये लूज करता है तीसरे स्टेप में, लूज इट्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को लूज करता है, ये जो हाइड्रोजन है इसको लूज करता है। कैसे लूज करता है, अब हमको मिला क्या था, अब यहां पे
हमको मिला था जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ कैटालिस्ट, न्यूक्लियोफाइल के साथ कैटालिस्ट मिला था पहले स्टेप में, आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के साथ कैटालिस्ट जोड़ के किनारे हुआ था तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ था। तो तीसरे स्टेप में, फाइनल स्टेप में होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए यहां से ये बॉन्ड रिमूव होता है, ये बॉन्ड रिमूव होता है, ये बॉन्ड यहां से रिमूव होता है, यानी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा रह जाता है और हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन यानी जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है और कैटालिस्ट लास्ट में वैसे का वैसा बचा रह जाता है, कैटालिस्ट लास्ट में वैसे का वैसा बचा रह जाता है। तो यहाँ फाइनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 स्टेप रहे मैकेनिज्म के, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इतना डिटेल बताने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, सिर्फ आपको कैटालिस्ट याद रखना है, कैटालिस्ट याद रखोगे दैट विल बी टोटली इजी फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं, पहले रिएक्शन को देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, पहला इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, चलिए हम नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन, when benzene react with concentrated HNO3 किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, ये यहाँ कैटालिस्ट का काम करेगा। H2SO4 यहाँ कैटालिस्ट का काम करेगा। तो इसके साथ दोनों के मिक्सचर को हम रख के और रिएक्ट कराते हैं और जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, यहां से NO2 यानी कि ये बनेगा क्या, ये हमारा बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। और मिलेगा क्या हमारा, यहां मिलेगा ये H2O मिलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, H2O मिलेगा और जो हमारा H2SO4 है वो फिर से मिलेगा। H2SO4 जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, H2SO4 फाइनली बचा रह जाएगा। तो इसको राइट करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैकेनिज्म वही सेम होता है, जैसे HNO3 हमने लिखा ऐसे लिख सकते हैं HONO2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जब कैटालिस्ट के साथ आता है यानी H, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं HSO4, H प्लस है, इस पे माइनस है। तो होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलता है NO2 इलेक्ट्रोफाइल, NO2 इलेक्ट्रोफाइल, वही मैकेनिज्म सेम चल रहा है, देख लो फर्स्ट स्टेप का। और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिला और H2O मिल जाता है और HSO4 माइनस आयन मिल जाता है कैटालिस्ट का। सेकेंड स्टेप, वही सेकेंड स्टेप में ये NO2 क्या करता है, बेंजीन पे अटैक करता है। ये क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, NO2 ये बेंजीन पे अटैक करेगा। बेंजीन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, HSO4 माइनस प्रेजेंट, बेंजीन पे अटैक करेगा और इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, सेम वैसा जैसा इंटरमीडिएट बना था। ये यहाँ पे रह गया और दूसरा यहाँ पे रह गया, यहाँ हमारा क्या हो गया, जुड़ गया। यहाँ से हटा के हम रख देते हैं कैसा, कुछ ऐसा रख देता है, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, या फिर तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप रख सकते हो, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया,
NO2 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, H अभी जुड़ा हुआ है सेकेंड स्टेप में। और यहाँ पे हमको फिर आगे थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा है, जो इंटरमीडिएट हमको मिला हुआ है NO2H, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ HSO4 माइनस तो है, HSO4 माइनस तो है। अब ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, फाइनली नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन मिल गया। और ये, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख लिया हम, यहाँ जुड़ा हुआ था, चलो यहीं जोड़ देते हैं, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन मिल गया और H2SO4 वैसे का वैसे मिल गया। तो ये देख रहे हो आप कि टोटल मैकेनिज्म उसी तरह से चल रहा है। ये रहा नाइट्रेशन का प्रोसेस, पहला प्रोसेस नाइट्रेशन का। अब अगले प्रोसेस में चलते हैं। इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा किसमें, इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा हैलोजेनेशन में। हैलोजेनेशन सेकेंड है, हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन तो हैलोजेनेशन में जब बेंजीन किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मान लो क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हम AlCl3 को लेते हैं, AlCl3 को लेते हैं कैटालिस्ट के रूप में, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो यहाँ पे हमारा क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में, HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में वही होगा। पहले क्लोरीन को ये तोड़ेगा और क्लोरीन जो टूटेगा मैकेनिज्म सेम होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl2 प्लस AlCl3 आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ Cl प्लस बन जाएगा और यहाँ पे हमारा AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप में ये बेंजीन पे जब रिएक्ट करेगा, ये बेंजीन पे जब रिएक्ट करेगा, कौन, Cl प्लस, यहाँ पे AlCl3 है, AlCl4 माइनस है, तो फिर ये इससे जुड़ जाएगा और फिर प्रोटॉन इसके साथ निकल के हमको क्या देगा, हमको देगा क्या, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl जुड़ गया, ये एक आयन बन गया, पॉजिटिव आयन मान लो बन गया, या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे Cl को जोड़ दिया, यहीं पे H को जोड़ दिया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये ऐसा बनेगा। फिर आगे जाके क्या होगा, यही जो AlCl4 है, AlCl4 ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, AlCl4 है माइनस, ये फिर हमको क्या देगा, क्लोरोबेंजीन दे देगा, क्लोरोबेंजीन दे देगा, ये यहाँ क्लोरोबेंजीन हमको मिल जाएगा। और फिर से ये जो है हमारा HCl, यहाँ जो एक्स्ट्रा क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी सेम मैकेनिज्म चल रहा है। ये तीसरा स्टेप हुआ, पहले स्टेप में हमको ये मिला और ये इससे फिर से ये प्रोटॉन जब रिमूव हुआ तो हमको क्लोरोबेंजीन मिल गया। बात इसी तरह की अगर हम करें सल्फोनेशन की बात करें तो उसमें भी यही होता है, यही प्रोसेस चलता है। सल्फोनेशन के प्रोसेस में भी यही चलता है। तीसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जब हम बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक, जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, SO3H मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो है बाई प्रोडक्ट जो होता है वो H2O होता है। बाई प्रोडक्ट जो होता है वो H2O होता है। मैकेनिज्म एकदम सेम है, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रहा हमारा सल्फोनेशन। अब हम बात करेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे एक नेमिंग रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसको देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें बेंजीन एल्किल हैलाइड को लेते हैं, या एल्काइल हैलाइड, आप जो भी प्रोनाउंसिएट करते हो, एल्काइल हैलाइड को लेते हैं। और कैटालिस्ट के रूप में हम जब AlCl को रखते हैं, AlCl3 को रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा फिर हेलोबेंजीन बनता है, हेलोबेंजीन बनता है। एल्काइल बेंजीन बनता है, सॉरी, एल्काइल बेंजीन बनता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। और HX बाहर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है इसका भी प्रोसेस सेम है, इसका भी प्रोसेस सेम है। जैसे मान लो अगर हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया, बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया CH3Cl से, तो हमको मिलेगा क्या, टॉलुइन मिलेगा या फिर मेथाइल बेंजीन मिलेगा, जो भी कहो। यहाँ पे CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और HCl बाहर प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा। या फिर आप एथाइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, एथाइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ बेंजीन का, CH3 CH2Cl, तो हमें मिलेगा फिर से यहाँ पे CH2CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ फिर से HCl मिलेगा। लेकिन अब एक खास बात ये है कि अगर हम नॉर्मल प्रोपेन से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो क्या नॉर्मल प्रोपिल या प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा हमको? जैसे यहाँ पे तो मिथाइल बेंजीन मिल गई नॉर्मल, यहाँ पर एथाइल बेंजीन मिल गया, तो क्या प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? वहां आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। हम नॉर्मल प्रोपेन से रिएक्शन इसका कराएंगे और आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? चलिए इसको देखते हैं कि क्यों नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलके आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलता है। देख लेते हैं। इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया किससे? CH3 CH2 CH3 से, CH2Cl से। ये क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है या नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन है। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये देता हमको है CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन देता है।
ये आइसो स्ट्रक्चर देता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और HCl प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो यहाँ पे हमने कैटालिस्ट रखा है AlCl3 को, AlCl3 को हमने कैटालिस्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब नॉर्मल हमारा प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl है ना, क्लोरोप्रोपेन है, नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन है। जब ये कार्बोकैटायन बनाता है, यानी कि इसका रिएक्शन AlCl3 से होता है, AlCl3 से होता है, तो ये देता क्या है हमको, ये देता है CH3 CH2 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4 माइनस बन जाता है पहले स्टेप में, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल बना, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन पे चार्ज है ना, यहाँ पे 1 डिग्री पे एक ही दूसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसकी फिर शिफ्टिंग होती है, ये अनस्टेबल होता है और तुरंत शिफ्ट कर जाता है। कैसे? CH3 CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री शिफ्टिंग हो जाती है। ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो फिर जहां पॉजिटिव एंड है वही इससे जुड़ता है, और जुड़ने के बाद हमको आइसोप्रोपिल बेंजीन मिलता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये 1 डिग्री रह नहीं पाता, अनस्टेबल होता है, फिर स्टेबल होने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है, यानी ये क्या करता है, इससे एक हाइड्रोजन ले लेता है, और पॉजिटिव चार्ज इसको शिफ्ट कर देता है, अब ये स्टेबल बन जाता है। तो इसलिए प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलता है, न कि प्रोपाइल बेंजीन मिलता है। क्लियर होगा? ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक और रिएक्शन आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, चलो उसको भी डील कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में जब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बेंजीन का होता है, या फिर एसिल हैलाइड कह दो आप, एसिल हैलाइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन जब होता है, बेंजीन प्लस एसिल हैलाइड, तो यहाँ पे ये भी मान लो कि हम सेम जो है इसमें AlCl3 को रख सकते हैं कैटालिस्ट के रूप में। कैटालिस्ट हमको लेविस एसिड ही चाहिए, लेविस एसिड कैटालिस्ट के रूप में हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बनता क्या है, एरोमेटिक एसीटोन बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है, एरोमेटिक कीटोन फॉर्म होता है। जैसे देखो, जब हम बेंजीन का रिएक्शन CH3CuCl से कराते हैं AlCl की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमको एरोमेटिक कीटोन मिलता है, यानी कि हमको मिलता क्या है, यहाँ मिलता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, इसको कहेंगे एसिटोफेनॉल।
H2 करेंगे और हमारा मिलेगा क्या, फिर HCl मिलेगा बाई प्रोडक्ट। तो एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है, एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक डील किया इसको, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोगों ने डील किया। इसका भी रिएक्शन का स्टेप सेम है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ेगा और फाइनली हमको प्रोडक्ट देगा इस पे अटैक करके। तो 3 स्टेप में इसका भी मैकेनिज्म सेम है जैसा मैकेनिज्म हम लोगों ने पीछे पढ़ा। चलिए, अब सेकेंड टाइप के रिएक्शन को हम डील करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो कुछ एडिशन रिएक्शंस को देखते हैं। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कहते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का एडिशन। नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल भी जो है नहीं शो करेगा। इसके लिए निकिल कैटालिस्ट की जरूरत होती है। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में हम कैटालिस्ट लेते हैं निकिल को, कैटालिस्ट निकिल को लेते हैं और टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ये भी लगभग 500 केल्विन के बराबर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा नहीं, इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जब हम बेंजीन के साथ क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जोड़ते हैं, बेंजीन के साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब हम जोड़ते हैं निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में, और यहाँ पे हमारा हीट जो है 500 डिग्री केल्विन करते हैं, तो इसके सारे हाइड्रोजन 6 के 6 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। यानी अब डबल बॉन्ड समाप्त हो गए, एक एक एडिशनल हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, एक एक एडिशनल हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए। अब ये C6H12 है, C6H6 नहीं होता क्या है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जब ये यहाँ पे H हो गया, 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 जब ये 3H2 से जुड़ेगा, 3H2 से जब ये जुड़ेगा निकिल कैटालिस्ट के उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होगा क्या, ये सारे जितने डबल बॉन्ड हैं, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये सारे डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ से गायब हो जाएंगे और सभी एक एक और हाइड्रोजन को जोड़ना शुरू कर देंगे, एक एक और हाइड्रोजन को जोड़ना शुरू कर देंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा, 6 कार्बन के साथ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे दो दो वैलेंसी जो बची हुई है, दो दो कार्बन से, दो दो हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और ये तब कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये तब कहलाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो एडिशन रहा किसका, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यही हम लोगों का लास्ट पॉइंट है और आज हम लोगों ने अब हम डील करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हैलोजन, सॉरी एडिशन ऑफ हैलोजन को डील करेंगे, हाइड्रोजन को डील कर लिया हम लोगों ने। इसमें जो है
साइक्लो जब हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल इसी तरह हैलोजेंस के लेते हैं और उनको जब हम जोड़ेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल कंडीशन में वो भी नहीं जुड़ते हैं, तो इसके साथ जब हम जोड़ेंगे बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ जब हम मान लो 3Cl2 को जोड़ दिया, 3Cl2 को जोड़ दिया अल्ट्रावायलेट लाइट में, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 500 केल्विन के लगभग टेम्परेचर होना चाहिए, तो होगा क्या, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा सभी, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे एक क्लोरीन, 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 तो इसको कहते हैं हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो बेंजीन, या इसका एक और नेम है जिसको कॉमन नेम हम जानते हैं गमक्सेन, कॉमनली गांव में गमक्सीन, गमक्सीन भी सुना होगा आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में, यही है गमक्सेन। तो ये जो गमक्सेन बनता है हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है, ये एडिशन रिएक्शन से बनता है अल्ट्रावायलेट लाइट में, और आप जानते हो ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को किल करने का काम करता है। तो चलिए आज हम लोगों ने बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा, बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज को जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग।